हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ जो 3 तरीके की आपकी जो एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो 3 तरीके की जो है बेसिक दी हुई हैं, यानी कि इसमें हमें 3 तरीके का फॉर्मेशन पढ़ना है। पहला है आपका इंटरफेरॉन, सेकंड है ह्यूमन इंसुलिन और थर्ड है आपका हेपेटाइटिस बी। इस तरीके से या हेपेटाइटिस बी सेकंड नंबर पे है और इंसुलिन थर्ड नंबर पे, आप देख लीजिएगा, लेकिन तीनों आपके सिलेबस में है, इंटरफेरॉन, हेपेटाइटिस बी और इंसुलिन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जनरेट करते हैं वो हमें देखना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे आईएनएफ लिखा हुआ है। बेसिकली इंटरफेरॉन की सिंथेसिस पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि इंटरफेरॉन होते क्या है। इंटरफेरॉन वो एंटीवायरल एजेंट हैं, तो वो एंटीवायरल एजेंट हैं जो कि हमारी सेल में तब बनते हैं जब हमारी सेल में वायरस का अटैक हो जाता है। सपोज इसको वो समझिए कि जैसे सपोज दैट कि आपकी बॉडी की किसी सेल में वायरस का अटैक हुआ है। अब आपकी सेल्स जिसमें वायरस का अटैक हो चुका है वो सेल अब पास वाली सेल को एक मैसेज कन्वे करती है कि भाई मेरे पास वायरस का अटैक हो चुका है, नाउ अब आपको प्रिपेयर हो जाना है क्योंकि ये वायरस मेरे पास से होता हुआ तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो वहां पर उस सेल को, जो पड़ोसी सेल को जो मैसेज देना है, ये सेल जो पड़ोसी सेल को मैसेज देगी वो किस फॉर्म में देगी, वो इंटरफेरॉन जनरेट करके मैसेज कन्वे करेगी। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं दोबारा कोशिश कर दूं कि जैसे एक सेल है, ठीक है, जब इस पे कोई वायरस का अटैक होता है, यानी कि इस पे सपोज दैट कोई वायरस का अटैक हो गया है, ठीक है, ये वायरस का अटैक हो गया है, तो क्या होता है कि अब ये सेल जो है बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेल बचने के साथ साथ एक मैसेज भी कन्वे करती है अपने एडजेसेंट सेल को। एडजेसेंट सेल मतलब पड़ोसी सेल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये सेल क्या जनरेट करती है, ये इंटरफेरॉन जनरेट करती है। इंटरफेरॉन ये मैंने यहां पर ये बता दिया, ये इंटरफेरॉन जनरेट करती है। अब क्या होता है, ये इंटरफेरॉन यहां से क्रॉस होके यहां जाते हैं, ठीक है, और यहां पर जाके ये मैसेज जो है इस सेल को भी लग जाता है कि भाई ये इंटरफेरॉन आए हैं, मतलब कि यहां पर पड़ोस वाली सेल के आसपास कहीं ना कहीं, यानी कि मेरे आसपास कहीं वायरस अटैक हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं अब यहां पर वायरस के लिए जो है एंटीवायरल सब्सटेंस बनाने लग जाते हैं या प्रिपेयर करने लग जाते हैं खुद को वायरल एक्टिविटीज के लिए। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेरॉन बेसिकली एंटीवायरल एजेंट्स हैं जो कि सेल्स प्रिपेयर करती हैं पास वाली सेल्स के लिए मैसेज कन्वे करने के लिए कि भाई इंटरफेरॉन्स जो हैं वो मैं इंटरफेरॉन्स भेज रही हूं, अपने आप को प्रिपेयर कर लो एंटीवायरल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं इंटरफेरेंस को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिससे अगर वो हमारी बॉडी में एज ए इंजेक्शन फॉर्म या कोई वैक्सीन के फॉर्म में डाला जाए या किसी और फॉर्म में डाला जाए तो हमारी सेल्स एक्टिवेट हो सके और वायरल अटैक के लिए पहले से ही रेडी रहे। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेरॉन की हम बात कर लेते हैं। दीज आर द एंटीवायरल सब्सटेंसेस। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस मतलब कि वायरस के अटैक के बाद सबसे पहली जो स्ट्रक्चर बनती है हमारी सेल में वो होती है इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इन्हें डिस्कवर किया गया था एलिक इसाक एंड जीन लिंडरमैन ने। एलिक इसाक और जीन लिंडरमैन जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कस किया और फिर फाइनली इसको डिस्कवर किया। इंटरफेरॉन्स का जो नेचर होता है वो प्रोटीनिशियस नेचर होता है। इंटरफेरॉन्स का जो नेचर होता है दैट इज प्रोटीनिशियस नेचर। ठीक है, और इंटरफेरॉन्स बेसिकली प्रोटीन नेचर के तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के भी होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ग्लाइको वर्ड कहीं भी आया है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को एसोसिएट करेगा, ऐसा प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेरॉन्स तो प्रोटीन तो होते ही हैं, उनमें जो है उनमें से कुछ इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के भी होते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन वर्ड किससे बना है ये समझिए। इंटरफेरॉन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरफेरेंस। इंटरफेरॉन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस क्या होता है? इंग्लिश में अगर इंटरफेरेंस का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है बाधा, ठीक है। यानी कि इंटरफेरेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूं, इसकी जो है डेफिनेशन लिख देती हूं। दैट इंटरफेरॉन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरफेरेंस। कहां से उत्पन्न हुआ ये? इंटरफेरेंस से, ठीक है, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस जो होगा मीन्स दीज प्रोटीन, मैं इसको ब्लैक कलर से लिखती हूँ तो आपको ऐसे कई बार लिखने में दिक्कत होती है। मीन्स दीज प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन समझ गए आप, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट है ना। इंटरफेरॉन वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरफेरेंस मीन्स दिस प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल्स जनरेट इंटरफेरेंस in viral multiplication, ये वायरस मल्टीप्लिकेशन में इंटरफेरेंस जनरेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक मिनट, पेन गिर गया हाँ, अब यहां पर क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो इंटरफेरॉन वर्ड कहां से जनरेट हुआ? इंटरफेरॉन से, ठीक है। इंटरफेरॉन जो होता है, हमने कहा है प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। ये अल्फा का साइन है, ये बीटा का साइन है, ये गामा का साइन है, ठीक है। अब हम इसमें जो है कैसे इंटरफेरॉन काम करते हैं ये समझ लीजिए फटाफट से, ठीक। कि जब से जैसे सपोज दैट कि कोई ये हमारी कोई सेल है, ठीक है। अब इसमें वायरस का जो है एंट्रेंस हुआ, ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड एंटर हो गया है, या हो सकता है पूरा वायरस एंटर हो गया है, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये जो वायरस है, हाँ मुझे थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सब मैंने यहाँ पर ये वायरस को ये बना दे, ये वायरस है, ठीक है। ये वायरस का क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, ये वायरस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये वायरस न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जब हमारे न्यूक्लियस पे, ये सेल न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल न्यूक्लियस, ठीक। अब इस सेल न्यूक्लियस पे जब ये न्यूक्लिक एसिड जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हमारी सेल जो होती हैं वो क्या करेंगी? वो इंटरफेरॉन जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो जाता है? आपका इंटरफेरॉन जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके इंटरफेरॉन, ठीक है। ये इंटरफेरॉन जनरेट हो गए। अब ये इंटरफेरॉन क्या होंगे? अब एडजेसेंट सेल की बात कर लो, ये एडजेसेंट सेल, ये एडजेसेंट सेल की बात हो गई। ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एंटीवायरल सब्सटेंसेस जनरेट करते हैं। ये होते खुद भी एंटीवायरल सब्सटेंसेस है और जनरेट करते हैं। अब क्या हो गया कि ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये इंटरफेरॉन्स गए, ये इंटरफेरॉन्स गए साहब यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन एंटर इनटू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइंड हो गई है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एंटीवायरल सब्सटेंसेस जनरेट हुए, एंटी वायरल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो देखिए यहां पर एंटी इंटरफेरॉन ने कैसे काम किया? जब वायरस ने अटैक किया तो ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड जब सेल के न्यूक्लिक एसिड से कंबाइंड हुआ, देन दे जनरेट द इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ने क्या किया कि इंटरफेरॉन एडजेसेंट सेल,
एडसेंट सेल नहीं, एडजेसेंट सेल, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, एडजेसेंट सेल। ये जो एडजेसेंट सेल अंदर गई है, ये जो एडजेसेंट सेल है यानी इसके पास वाली, इसमें इंटरफेरॉन एंटर करते हैं। इंटरफेरॉन जब न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइंड होते हैं सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ, देन दे विल प्रमोट और जनरेट एंटीवायरल सब्सटेंसेस, एंड एंटीवायरल सब्सटेंस स्टॉप रेप्लिकेशन ऑफ, और मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं या टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ये इंटरफेरॉन का काम हो गया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वायरस का किस तरीके से जनरेट करते हैं इंटरफेरॉन को वो देख लेंगे। ठीक है, ले लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जनरेट होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंटरफेरॉन, देखिए जितने भी वायरस हैं आपके वो जनरली आरएनए कंटेनिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लिक एसिड जो होगा या उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो आरएनए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 100% नॉट ट्रू। आपके कई सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके जो है जिसमें डीएनए भी होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने इंटरफेरॉन के पार्टिकल्स लिए, तो इंटरफेरॉन, ठीक है, यहाँ पर इंटरफेरॉन लिया। इंटरफेरॉन जो सेल्स होंगी ये इंटरफेरॉन सेल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उन इंटरफेरॉन सेल्स में से वो पार्टिकल्स या वो जीन रिमूव कर लिया जो कि जिसके अंदर जो है वायरस से लड़ने की कैपेबिलिटी थी या वायरस का मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करने की कैपेबिलिटी थी। तो इंटरफेरॉन्स के अंदर जनरली होता है आपका एमआरएनए। आरएनए तो होता है, लेकिन हमने क्या ले लिया, एमआरएनए। फिर एमआरएनए से हमने क्या जनरेट कर लिया, सीडीएनए। इट्स सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब सबसे पहले इससे बात कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो आरएनए, और नहीं भी याद हो तो आप इतना ध्यान रखिए कि आरएनए के अंदर, ठीक है, ये जैसे ये आरएनए है आपका, ठीक, आरएनए हैज 2 पार्ट्स, यानी कि आरएनए में बहुत तरह की ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये हमारा सार्वत्रिक सत्य है या यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अगर हम आरएनए से डीएनए बना लें तो देखो, डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता बेटा जी, है ना। और आरएनए से डीएनए बनाना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पर आरएनए से जो डीएनए बनाना है, यहां पर एक्चुअली डीएनए से जो आरएनए बनता है, इट हैज मैनी इंफॉर्मेशन विच आर नॉट कंपल्सरी ऑल्सो। यानी कि एक्चुअली डीएनए में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन भरी हुई हैं और वो की वही उतर के किस में आती है, आरएनए में। ठीक है, तो आरएनए में हमारे पास ऐसे बहुत तरह के पार्ट होते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं भी होते, मतलब जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, इंट्रॉन, एक्सोन, इंट्रोन। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए के अंदर बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं, एंड वो दोनों इंफॉर्मेशंस किस पार्ट में रहती है, इंट्रोन और एक्सोन। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम समझ क्या रहे हैं, सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है। ठीक है, वही बात अब हम पहले समझ रहे हैं। पहले हम सीडीएनए समझेंगे तब जाके हम प्रोसेस को समझ पाएंगे। यहां पर यह ध्यान रखिए कि आरएनए हैज मैनी इंफॉर्मेशंस विच आर नॉट यूजफुल टू मेक प्रोटीन। यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए के पास बहुत ऐसी तरीके की इंफॉर्मेशंस आती हैं जो कि कंपलसरी नहीं भी होती हैं क्या करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी आती हैं। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो इंफॉर्मेशन तो सारी आ गई, लेकिन आरएनए क्या करता है, उसमें काट छांट कर देता है। ठीक है, और उन काट छांट करके इट रिमूव द इंट्रॉन पार्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूव इंट्रॉन पार्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहां पर, इसके अंदर केवल क्या क्या बचा, ये इंट्रॉन हट गया, जैसे ये हट गया, ये हट गया, है ना, ये हट गया। अब क्या होता है, इस एक्सोन पार्ट को
जोड़ दिया जाता है, ये जैसे ये एक्सोन पार्ट जोड़ दिया, ठीक है, हाँ ठीक, ये जुड़ा ये जुड़ा, ये जुड़ गया, तो ये हमारे एक्सोन हो गए। समझ में आ गई ये बात? मैं क्या समझाना चाह रही हूं कि cDNA क्या है। cDNA क्या होता है कि आपका जो इंट्रोन है, आपका जो आरएनए है, आरएनए में बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि आगे जाने के लिए जरूरी नहीं है। अब उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो जरूरी नहीं है उनको हटा दिया जाता है, और जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोन, यानी वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, इंट्रोन, ठीक है। अब उस इंट्रोन पार्ट को हटा के एक्सोन पार्ट को क्या करा जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है। नाउ इट्स, अब ये पूरा जो है हमारा, अब हमारे काम का आरएनए है। अब यहां पर इससे जो डीएनए डेवलप किया जाता है, नाउ इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। तो डीएनए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, द डीएनए विच डेवलप्स, डीएनए विच डेवलप बाय एक्सोन, थ्रू एक्सोन लिखो, बाय नहीं, थ्रू एक्सोन पार्ट। आरएनए के केवल एक्सोन पार्ट से जो डेवलप होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक। तो यहां पे ये वाला हटा दूं मैं, ठीक। अब क्या हुआ है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ठीक, ये चीज हो गई है ना। वो भैया आप पहले टर्मिनोलॉजीज तो समझिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर तो रट्टाफिकेशन रहा फिर तो वो पूरा, ठीक है। ये थ्रू हो गया एक्सोन, ठीक है। अब यहां पर इंटरफेरोन से एमआरएनए और एमआरएनए से cDNA आपने बना लिया। सबसे पहले यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करना मत भूलिएगा, तभी जाके उतना पार्ट अलग होता है, ठीक है। अब यहां पर आपने ये क्या बना लिया, cDNA, ये आपका क्या है, cDNA, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब आपने यहां पर क्या किया कि प्लाज्मिड ले लिया, ठीक। इस सीरीज पे आपने क्या ले लिया, प्लाज्मिड, ये आपका प्लाज्मिड है। नाउ रिएक्ट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कट कर दिया, ठीक है, ये आपका कट हुआ। नाउ लाइगेशन, अब क्या होगा, आप इस पार्ट को और इस पार्ट को लाइगेट करोगे, आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है, नाउ अब इसको एंटर इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल जनरली आपकी जो प्रेफरेंस होती है वो ईस्ट सेल होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर कई बुक्स में आपको ई कोलाई भी मिलेगा, ठीक है, ई कोलाई भी मिलेगा, लेकिन ई कोलाई के कंपैरिजन में ईस्ट सेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये अब नाउ इन द कल्चर मीडिया, नाउ इंटरफेरोन INF cells are extracted out from culture media. ठीक है, देखिए अब इसके अंदर दोबारा से मैं फटाफट से समझा देती हूं। इंटरफेरॉन्स, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया, आपने एमआरएनए का वो पार्ट आइसोलेट किया जो कि चाहिए। अब एमआरएनए में आपने cDNA रिसीव किया। cDNA क्यों, क्योंकि यहां पर आपने जो इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बोला है, क्योंकि ये आपने किससे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से तो रिसीव किया, लेकिन कौन से पार्ट से, एक्सोन से। अब यहां पर आपने cDNA रिसीव कर लिया। नाउ यहां पर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जो कि आपने स्पेसिफिक होस्ट सेल से लिया है, जो भी आपका वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया, ठीक है। यहां पर आपका ये जो है क्लोनिंग वेक्टर आ गया, ठीक। अब यहां पर आपने cDNA और क्लोनिंग वेक्टर को यहां पर आपने क्या किया, लाइगेट किया, देन उसको होस्ट सेल के अंदर एंटर किया, और होस्ट सेल के अंदर जो है कल्चर इनटू द, इसमें लिखे एंड कल्चर इनटू एप्रोप्रिएट मीडियम,
एप्रोप्रिएट मीडियम, ठीक है, एप्रोप्रिएट मीडियम में आपने कल्चरिंग कर लिया और वहां से आप इंटरफेरेंस को एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि कोलाई, ई कोलाई के कंपैरिजन में आप ईस्ट सेल जो है प्रेफर करते हैं। इसमें लिखिए कि यहां पर पॉइंट लिख देती हूं मैं, ईस्ट सेल आर प्रेफर्ड बिकॉज they have ग्लाइकोसाइलेशन मैकेनिज्म, इसमें मैं देख लेती हूँ, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, दे हैव मशीनरी, बता रही हूँ पहले मैं लिख दूँ इसको, मशीनरी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू बैक्टीरियल सेल। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि हमने ये कहा है कि जो इंटरफेरॉन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर के भी होते हैं, यानी कि उनके प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करना है। अब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करने के लिए उसके लिए कोई मैकेनिज्म तो होनी चाहिए ना, यानी कि सेल के डीएनए के पास वो मैकेनिज्म होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोटीन को जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ एंटर करवाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो आपके बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड में, यानी उनके डीएनए में, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल में ये मशीनरी बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कई बैक्टीरिया के अंदर होती ही नहीं है कि वो प्रोटीन को जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ सके। लेकिन ईस्ट सेल जो है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल, इनके पास ये मैकेनिज्म होती है या मशीनरी होती है। उस मशीनरी को वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब प्रोटीन कंबाइंड विथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइंड करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है वो ग्लाइकोसाइलेशन मशीनरीज होती हैं, और वो ईस्ट सेल में प्रेफरेंस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरफेरॉन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और वो है आपका हेपेटाइटिस बी।